हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का इस पार्ट थर्ड में। इस पार्ट थर्ड में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि जब प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में शुद्ध संधारित्र जुड़ा हुआ हो तो धारा का तात्क्षणिक मान का समीकरण और कलांतर क्या आता है। अगर आप ये जानना चाहते हो तो इस वीडियो को पूरा जरूर देख लेना। और इस वीडियो में आप ये भी जानोगे कि संधारित्र किसे कहते हैं और संधारित्र की धारिता क्या होती है। तो सबसे पहले ऐसा सवाल आ जाए कि जब प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में शुद्ध संधारित्र जुड़ा हुआ हो तो उसके धारा का तात्क्षणिक मान का समीकरण व शिखर मान वो उसमें कितना कलांतर आता है बताइए। ऐसा प्रश्न करने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आपको परिपथ चित्र बनाना है। अब परिपथ चित्र कैसे बनाया जाता है, उसके लिए आपको प्रत्यावर्ती वोल्टता स्रोत चाहिए और शुद्ध संधारित्र चाहिए। तो प्रत्यावर्ती वोल्टता स्रोत का सिंबल क्या होता है, शुद्ध संधारित्र का सिंबल क्या होता है, अगर आपको ये जानना है तो मैंने पार्ट 1 में बेसिक वीडियो के अंदर ये सब कुछ बता रखा है, तो आप वहां से देख सकते हैं। अभी मैं आप लोगों को डायरेक्ट इसका परिपथ चित्र बनाना बताता हूं कि किस तरीके से अपन सबसे पहले परिपथ चित्र बनाएंगे। पहली स्टेप परिपथ चित्र बनाने की, यहाँ पे दिया हुआ है प्रत्यावर्ती परिपथ। प्रत्यावर्ती परिपथ कब बनेगा, जब हम कोई वोल्टता स्रोत लेंगे। ये वोल्टता स्रोत का प्रतीक चिन्ह हो गया और इस वोल्टता स्रोत से क्या जोड़ने के लिए बोला है, क्या जोड़ने के लिए बोला है, यहाँ पे लिखा हुआ है शुद्ध संधारित्र। शुद्ध संधारित्र का मतलब यह है कि ऐसा संधारित्र जिसमें कोई बाधा नहीं है, बाधा या फिर आप कह सकते हैं शुद्ध है, प्योर है, यानी जो आवेश जितना जा रहा है वो उतना ही मिलेगा, शुद्ध संधारित्र का मतलब। संधारित्र क्या होता है, अब आपको मैंने कहा था ना कि संधारित्र क्या होता है, ये भी आप जानेंगे अगर आपको नहीं पता हो। संधारित्र एक जो है एक युक्ति है, एक क्या है युक्ति है, और ये युक्ति का काम जो है वो है आवेशों को संचय करना। क्या करना, आवेशों को संचय जानते हो, इकट्ठा करना, संचय करना। जैसे कि फंड इकट्ठा किया जाता है वैसे आवेशों को संचय इकट्ठा करने की युक्ति है। ये क्या है, ये एकत्र करने की युक्ति है, इकट्ठा करने की। तो यहाँ संधारित्र को बनाया कैसे जाता है, संधारित्र को बनाने के लिए आपके पास दो प्लेटें होनी चाहिए और उन दोनों प्लेटों ए और बी दोनों विपरीत आवेशों की होनी चाहिए। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, दो प्लेट बना देंगे, एक प्लेट ये और एक प्लेट ये दो प्लेट हो गई हमारे पास। इन दोनों प्लेटों को अपन नाम दे देते हैं ए और बी। ये हो गया संधारित्र। ये जो हमने संधारित्र लिया है इसकी धारिता सी है। कितनी है इसकी धारिता, सी, याद रखना इसकी धारिता सी है। ये धारिता क्या होती है, धारिता क्या होती है, धारिता का मतलब है धारण करने की क्षमता। धारिता का मतलब क्या बताया मैंने आपको, धारण करने की क्षमता। अब क्या धारण करेगी, ये आवेशों को धारण करेगी। तो आवेशों को धारण करने की क्षमता को अपन क्या कहते हैं, धारिता कहते हैं। अब धारिता कहते हैं तो धारिता का सूत्र क्या होता है ये भी हमें पता होना चाहिए। धारिता को अपन ने सी से व्यक्त किया है तो धारिता का सूत्र सी बराबर होता है क्यू बटा वी। क्यू क्या है, इस संधारित्र के अंदर कितना आवेश इकट्ठा हुआ वी, वो, और वी क्या है, इसके सिरों पर जो विभवांतर उत्पन्न होगा उसे अपन बोलेंगे विभवांतर यानी वी। लेकिन हम क्या करते हैं, इस विभवांतर को नाम दे देते हैं वीसी। क्यों, क्योंकि ये संधारित्र है और संधारित्र के लिए अपन सिंबल यूज करते हैं सी। तो ये वीसी जो है संधारित्र के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर हो गया। किसके सिरों पर उत्पन्न विभवांतर हो गया, संधारित्र के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर हो गया। तो ये हो गया, इसको अपन नाम दे देते हैं वीसी। तो सी बराबर क्या बन गया, क्यू बटा वीसी बन गया। ये तो हो गया परिपथ चित्र। अब इस प्रत्यावर्ती परिपथ से क्या जाएगी, विद्युत धारा जाएगी। क्या जाएगी, विद्युत धारा। और विद्युत धारा का सूत्र क्या होता है, आई बराबर क्यू बटा टी। यानी आप ये कह सकते हो कि यहां से आई जा रही है, लेकिन ये आई समय के रेस्पेक्ट में जा रही है तो क्यू जा रहा है, इसके अंदर क्या जा रहा है, क्यू। और ये क्यू समय के साथ जा रहा है क्योंकि हम संधारित्र की बात कर रहे हैं और संधारित्र में आवेश इकट्ठे होते हैं तो हम विद्युत धारा भेज रहे हैं, लेकिन विद्युत धारा आवेश के रूप में जा रही है। किसके रूप में जा रही है, आवेश के रूप में। तो अब आपको पता लग गया कि इसके अंदर क्यू आवेश आ रहा है और इसके सिरों पर उत्पन्न विभवांतर वीसी है, तो धारिता सी बराबर क्यू बटा वीसी होगा। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आई बराबर क्यू बटा टी। अब क्यू का मान निकालना सबसे पहले। अगर हमने Q का मान निकाल लिया कि भाई Q का मान जो है वो निकाल लिया, और अगर इस Q का अगर हमने T के रेस्पेक्ट में अवकलन कर दिया, अगर T के रेस्पेक्ट में अवकलन कर दिया तो धारा का मान मिल जाएगा। अगर हमने इस Q का T के रेस्पेक्ट में क्या कर दिया, अवकलन कर दिया। अवकलन जानते हो, अवकलन कर दिया तो हमें I का समीकरण भी मिल जाएगा।
क्यों? क्योंकि डी क्यू बटा डी टी को अपन क्या बोलते हैं? आई बोलते हैं। तो ये मिल जाएगा आपको धारा का तात्क्षणिक मान का समीकरण। डी क्यू बटा डी टी बराबर क्या होता है? आई होता है। तो ये बात आप समझ गए होंगे। क्या करना है हमें Q का मान निकालना है। सबसे पहले हमें किसका मान निकालना है? Q का। और उस Q का मान निकाल के उसका T के रेस्पेक्ट में अवकलन कर देंगे और अवकलन करने के बाद में हमें धारा का तात्क्षणिक मान का समीकरण मिल जाएगा। तो इस वीडियो में आप अवकलन करना भी सीखेंगे, समाकलन अवकलन कैसे किया जाता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। और अगर मेरा अवकलन समाकलन और जो महत्वपूर्ण सूत्रों का वीडियो नहीं देखा है तो चैनल पे जाके उसे जरूर देख लेना, क्योंकि वो आपके लिए बहुत रामबाण साबित है। अगर आपको वो सब कुछ आता है तो आपका आधा काम तो आसान हो जाएगा। तो अवकलन और समाकलन के महत्वपूर्ण सूत्रों का वीडियो जरूर देख लेना, ठीक है। अब देखिए क्यू यहाँ पे अपने को ज्ञात कर लिया, डी क्यू बटा डी करेंगे तो ये आएगा, ठीक है। अब आप इसे नोट डाउन कर सकते हो, इसके बाद में मैं आपको इसके आगे बताने वाला हूं। हम ये तो जानते हैं कि जो प्रत्यावर्ती बोल्टता होती है उसका जो तात्क्षणिक मान का समीकरण होता है वो b बराबर वी एम साइन ओमेगा टी होता है। यही होता है, v बराबर वी एम साइन ओमेगा टी। हमें v का समीकरण तो पता चल गया, लेकिन ये vc क्या होगा ये नहीं पता। vc क्या है, vc क्या आएगा ये नहीं पता। तो हम vc का मान इस वाले समीकरण से निकाल सकते हैं, इस वाले समीकरण से। vc को इधर ले जाइए, c को नीचे ले आइए, तो vc बराबर क्या हो जाएगा? q बटा c। यानी Vc यानी इस संधारित्र के सिरों पर जो विभवांतर आएगा वो आवेश और धारिता का अनुपात आएगा, यानी Q बटा C के बराबर आएगा। Q बटा C, V का मान पता चल गया, Vc का मान पता चल गया। अब आप ये देख रहे होंगे कि ये जो एक है एक बंद लूप का निर्माण कर रहा है। किसका निर्माण कर रहा है? एक बंद लूप का निर्माण कर रहा है। और बंद लूप जब बनता है तो उस पर अपन किरचॉफ का बोल्टता का नियम लगाते हैं। किरचॉफ का क्या लगाते हैं? बोल्टता का नियम। किरचॉफ का बोल्टता का नियम, किरचॉफ का बोल्टता का नियम क्या होता है? किरचॉफ का बोल्टता का नियम 1 नंबर का प्रश्न अगर पूछ लिया जाए तो कैसे बताएंगे? किरचॉफ का बोल्टता का नियम होता है सिग्मा v बराबर 0। यानी इस परिपथ के अंदर संपूर्ण बोल्टताओं का बीजगणित योग का मान 0 होगा। 0 होगा तो हम क्या लिख सकते हैं कि अगर हम सीधे ऐसे क्लॉकवाइज चल रहे हैं, कैसे चल रहे हैं? क्लॉकवाइज, तो ये और ये Vc ये दोनों बराबर होंगे तभी तो सिग्मा v का मान 0 आएगा, क्योंकि इसका पक्षांतर इधर करूंगा तो माइनस का Vc आएगा, दोनों बराबर घट जाएंगे तो 0 आ जाएगा। तो v बराबर क्या आएगा? Vc। यानी इस वाले परिपथ के लिए जो v है ये वोल्टता जो है वो Vc के बराबर होगी। ये किसके आधार पर अपन ने बताया? किरचॉफ के बोल्टता नियम के आधार पर। v बराबर क्या होगा? Vc। v बराबर Vc होगा। v का समीकरण क्या लिखा हुआ है वो उठा के यहाँ पे रख दो। v का समीकरण लिखा हुआ है वी एम साइन ओमेगा टी। अरे यही है ना भैया, वी एम साइन ओमेगा टी। इसको उठा के यहाँ शिफ्ट कर दिया, फिट कर दिया। vc का मान कितना दे रखा है? q बटा c। इसको उठा के यहाँ रख दो, रख दिया। रखने के बाद में मैंने आपको कहा था कि आपको q का मान निकालना है, फिर q का अवकलन करना है। तो आप इस Q के साथ में जो भी है उसका कोई काम नहीं, उसका पक्षांतरण कर दो और उसको भेज दो। तो यानी ये बन जाएगा C Vm साइन ओमेगा टी बराबर Q। क्या बन गया? C Vm साइन ओमेगा टी बराबर Q। तो इसका मतलब हमारे पास Q का मान तो आ गया, Q तो हमने निकाल लिया। अब हमें इस Q का T के रेस्पेक्ट में अवकलन करना है। क्या करना है? अवकलन करना है। तो देखिए अवकलन अपन इधर कर लेते हैं। इस समीकरण को मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूं, Q बराबर वी एम, क्या लिखा हुआ? C। C आगे लिखा हुआ, आगे लिख देते हैं। और यहाँ साइन ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी लिख दिया। अब लिखेंगे T के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर T के सापेक्ष क्या करेंगे? अवकलन करेंगे। एक बार मैं वीडियो देख लेता हूँ, कट थोड़ी रहा है, ठीक है। T के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो T के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो Q बटा अवकलन करने का चिन्ह आपको बताया था मैंने D, और यहाँ पे dt, dq बटा dt बराबर C। यानी पूरे का, अगर पूरे की बात करें तो पूरे का ही होगा, तो यानी D बटा dt लिखो। और इस Q का जो मान है इसको उठा के यहाँ इसका भी अवकलन कर रहे हैं, तो ये पूरा C Vm साइन ओमेगा टी और ब्रैकेट बंद। अब देखो, अब आप देखेंगे अवकलन करने वाले हैं अपन इसका T के रेस्पेक्ट में, T के रेस्पेक्ट में। और इस dq बटा dt को मैंने कहा था कि इस dq बटा dt को अपन क्या लिख सकते हैं? I लिख सकते हैं।
क्या लिख सकते हैं, आई लिख सकते हैं। अब इसका अवकलन करेंगे तो ये जो कांस्टेंट राशि उसको तो बाहर निकाल दो भैया, इसका कोई काम नहीं है यहाँ पे। कांस्टेंट का क्या काम यहाँ पे, अवकलन होगा केवल साइन ओमेगा टी का, साइन ओमेगा टी का अवकलन होगा। साइन ओमेगा टी का अवकलन कितना होता है, कितना होता है ये आपको पता होना चाहिए। अवकलन का समाकलन का जो वीडियो है वो जरूर देख लेना। वैसे तो मैं इसका तो बता ही रहा हूँ आपको। अवकलन देखिए, साइन थीटा का अगर अवकलन होता है, किसका, साइन थीटा का अगर अवकलन होता है तो आता है कोस थीटा। लेकिन इस थीटा की जगह अगर ओमेगा टी दिया हुआ है तो यहाँ पर भी आएगा ओमेगा टी, और ओमेगा के साथ में टी और लगा हुआ है तो टी के रेस्पेक्ट में टी का अवकलन होगा तो एक आ जाएगा बचा ओमेगा, ये ओमेगा इसके गुणा में आ जाएगा। इसीलिए इसको तो मिटा के मैं आपको बता देता हूँ कि साइन ओमेगा टी का अवकलन जो होगा, साइन ओमेगा टी का जो अवकलन होगा वो होगा ओमेगा कोस ओमेगा टी, ओमेगा कोस ओमेगा टी ये होने वाला है, ओमेगा कोस ओमेगा टी होने वाला है। अब इसकी जगह आप ये उठा के रखेंगे तो आई बराबर बनेगा सी वी एम, और इस पूरे की जगह क्या करेंगे अपन, ये वाला मान उठा के रखेंगे, ओमेगा कोस ओमेगा टी रख दिया। रखने के बाद में सी वी एम और ओमेगा, अब देखिए सी वी एम ये अच्छा नहीं लग रहा तो अपन क्या करते हैं, सी को ओमेगा के साथ में जोड़ देते हैं, इसकी जोड़ी इसके साथ बना देते हैं वी एम, और ओमेगा के साथ में सी को जोड़ देते हैं तो ये हो जाएगा ओमेगा सी, क्या हो जाएगा ओमेगा सी, और यहाँ पे कोस ओमेगा टी, कोस ओमेगा टी। ठीक है, यहाँ तक आपने लिख लिया। अब इसी पार्ट को मैं आपको इधर बता देता हूँ कि ये आप आगे कैसे करेंगे। आप इधर इससे आगे देख सकते हैं कैसे करेंगे, देखना। ठीक है, तो आई यहाँ Vm के गुणा में ओमेगा सी दे रखा है, तो आप एक बात बताओ, अगर मैं ओमेगा सी यहाँ ऊपर लिखा हुआ है ऐसे मैं 1 ओमेगा सी लिखूं और ऊपर 1 मान लूं तो इसका मतलब ओमेगा सी होगा। 1 ओमेगा सी का मतलब ओमेगा सी होगा। तो मैं यहाँ पे इस ओमेगा सी को देखिए किस तरीके से लिखता हूँ भाई, आई बराबर Vm जो है, इस Vm एक की जगह मैंने Vm लिख दिया, क्या लिख दिया Vm, तो ये हो जाएगा Vm बटा ओमेगा सी, ओमेगा सी। तो यानी मैं इस वाले पार्ट को Vm बटा सॉरी यहाँ पे ये ओमेगा सी मल्टीप्लाई होगा, एक बार वापस से ध्यान देना, तो इसका मतलब ये हो जाएगा Vm ओमेगा सी, यानी Vm ओमेगा सी की जगह मैं ये वाला मान रख सकता हूँ ना। तो Vm यहाँ पे Vm ओमेगा सी लिखा हुआ तो इसको मैं Vm बटा 1 ओमेगा सी लिख सकता हूँ, 1 ओमेगा सी, 1 ओमेगा सी लिख दिया। दोबारा देखना, Vm ओमेगा सी लिखा हुआ है, इस ओमेगा सी को मैं इसमें कुछ ना कुछ परिवर्तन करना चाहता हूं क्योंकि मुझे यहाँ पर प्रतिरोध का मान निकालना है, इसीलिए मैं ऐसा कर रहा हूं, प्रतिरोध का मान निकालना जिससे अपन धारतीय प्रतिघात बोलेंगे। तो Vm अपॉन 1 ओमेगा सी, इसका मतलब ही यही है, Vm ओमेगा सी जो लिखा हुआ है इसका मतलब ये है, तो मैंने Vm ओमेगा सी की जगह ये लिख दिया। अब चलो आगे, कोस ओमेगा टी, कोस ओमेगा टी यहां तक आ गया। अब I बराबर ये जो नीचे जो लिखा हुआ है, क्योंकि ओम के नियम में I बराबर होता है V बटा आर, I बराबर क्या होता है V बटा आर होता है। R का मतलब होता है प्रतिरोध, क्या होता है प्रतिरोध, प्रतिरोध का मतलब आवेशों के प्रभाव में उत्पन्न बाधा को अपन प्रतिरोध कहते हैं। लेकिन यहां संधारित्र के अंदर जो आवेश प्रवाहित हो रहे हैं और जब प्रत्यावर्ती परिपथ जुड़ा हुआ है तब उस बाधा को अपन क्या बोलते हैं, उससे अपन बोलते हैं धारतीय प्रतिघात, क्या बोलते हैं उसे, धारतीय प्रतिघात। और धारतीय प्रतिघात को अपन XC से डिनोट करते हैं, किससे डिनोट करते हैं, XC से डिनोट करते हैं, धारतीय प्रतिघात को अपन XC से डिनोट करते हैं, ये हो गया XC। तो इसका मतलब है कि प्रतिरोध की जगह अपन यहाँ पर क्या लिखेंगे, XC लिखेंगे, और XC का जो मान आएगा वो वोल्टता के नीचे दिया हुआ है वही आएगा। तो XC का जो मान हो जाएगा ये हो जाएगा 1 ओमेगा सी, 1 ओमेगा सी, यानी धारतीय प्रतिघात का जो सूत्र होता है 1 ओमेगा सी होता है, क्या होता है 1 ओमेगा सी होता है। XC बराबर होता है 1 ओमेगा सी। धारतीय प्रतिघात की परिभाषा अगर आपसे पूछी जाए तो आप परिभाषा ये देंगे
कि अगर किसी प्रत्यावर्ती परिपथ से संधारित्र जुड़ा हुआ रहे तो उत्पन्न आवेशों के प्रभाव में उत्पन्न बाधा को धारतीय प्रतिघात कहते हैं और धारतीय प्रतिघात को XC से व्यक्त किया जाता है और XC बराबर होता है 1/ωc। अगर यही बात आ गई, इससे पहले अपन ने कुंडली जोड़ी थी, कुंडली में आया था प्रेरणिक प्रतिघात। क्या आया था? प्रेरणिक प्रतिघात। और प्रेरणिक प्रतिघात को अपन XL से डिनोट करते थे। किससे? XL से। और XL का मान क्या आता था? मैं एक बार लिख ही देता हूं। XL का मान ωL आता है और XC का मान 1/ωc आता है। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसको तो अपन मिटा देते हैं क्योंकि प्रेरणिक प्रतिघात थोड़ी पढ़ रहे हैं, अपन धारतीय प्रतिघात पढ़ रहे हैं। XC बराबर 1/ωc। देखिए इसी सूत्र को अपन और एक्सपेंड कर सकते हैं। 1/ω, ओमेगा को अपन 2πfc भी लिखेंगे, 2πf लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 2πf, क्योंकि कोणीय आवर्ती है 2πf और मल्टीप्लाई में c, तो इसका मतलब XC का सूत्र अपन ये भी लिख सकते हैं। XC बराबर 1/2πfc। यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे किस तरीके से हमने यहाँ पर धारतीय प्रतिघात के मान की परिभाषा भी याद कर ली और XC का सूत्र भी क्या होता है ये भी हमने याद कर लिया। अब आप यहाँ पे देख रहे हो कि इस पूरे मान को अपन क्या बोलने वाले हैं? क्या बोलने वाले हैं? इस पूरे मान को अपन बोलेंगे IM। क्या बोलेंगे? IM, क्योंकि जिस तरीके से बोल्टा के समीकरण में Vm शिखर मान को बताता है, तो यहाँ पर ये धारा का समीकरण है, तो ये पूरा मान, क्योंकि बोल्टता में प्रतिरोध का भाग लग रहा है तो ये धारा ही आएगी, लेकिन धारा कौन सी आएगी? शिखर मान की आएगी। कौन सी आएगी? शिखर मान की। तो ये वाला समीकरण बदलकर क्या हो जाएगा? I बराबर IM cos ωt। क्या हो जाएगा? cos ωt, ठीक है। लेकिन अभी तक भैया, अभी तक समीकरण हमारा नहीं आया है। अगर आपने नहीं लिखा है तो इसे लिख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, इसके बाद में मैं इसके आगे आपको बताने वाला हूँ। हाँ जी, I बराबर IM cos ωt आ गया। I बराबर IM cos ωt और IM का मान क्या है? IM का मान है Vm बटा 1/, बाद में 1/ωc, और 1/ωc को हम क्या लिखेंगे? XC। क्या लिखेंगे? XC। तो IM के दो सूत्र हो सकते हैं, IM बराबर Vm बटा 1/ωc या फिर IM बराबर Vm बटा XC। ये हमें पता चल गया। और ये क्या है? ये है शिखर मान। क्या है? धारा के शिखर मान है, धारा का शिखर मान है। लेकिन हमें तो समीकरण बनाना है धारा का तात्क्षणिक मान का समीकरण और कलांतर भी ज्ञात करना है। तो कलांतर में क्या होगा? कलांतर में दोनों समीकरणों की तुलना करनी पड़ेगी, तो वहां पर साइन का फलन है, क्योंकि बोल्टता का जो समीकरण होता है वो V बराबर Vm साइन ωt होता है। तो अपन कलांतर निकालेंगे तो साइन तो आना ही चाहिए ना इस वाले समीकरण में भी। तो यहाँ पर साइन लाने के लिए हम क्या करेंगे? अगर हम इसमें π/2 जोड़ दें, क्या जोड़ दें? अगर π/2 जोड़ दें तो पता है ये क्या बन जाएगा? ये साइन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? साइन बन जाएगा। देखिए अगर हम ωt के अंदर क्या जोड़ दें? प्लस π/2, एक मिनट, cos ωt ऐसे नहीं लिखेंगे। हाँ जी, ये मैंने आपको बताया π/2 जोड़ देते हैं। इसका मतलब किसमें? ωt के अंदर, यानी इसका मतलब मैंने आपको ये बताया कि साइन ωt में अगर प्लस π/2 जोड़ दिया तो ये cos ωt के बराबर होगा। यानी अपन cos ωt की जगह ये लिख सकते हैं। मेरा कहने का मतलब ये है, ठीक है। तो अपन cos ωt की जगह क्या लिखेंगे? sin ωt प्लस π/2 लिखेंगे। तो I बराबर बन जाएगा IM cos ωt की जगह लिखेंगे sin ωt प्लस π/2। ये आ गया धारा का तात्क्षणिक मान का समीकरण। ये समीकरण आ गया धारा का तात्क्षणिक मान का समीकरण। यानी पहला काम तो हमारा यही था, तात्क्षणिक मान का समीकरण निकालना। शिखर मान, ये शिखर मान, तो ये शिखर मान भी हमने ज्ञात कर लिया। यानी पहला पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया कि किस तरीके से अपन ने धारा का तात्क्षणिक मान का समीकरण लिखा और शिखर मान क्या होता है वो भी हमें पता लग गया। IM बराबर Vm बटा 1/ωc, इसे अपन Vm बटा XC लिख सकते हैं। और यहाँ I बराबर IM साइन ωt प्लस π/2। लेकिन ये कहता क्या है? क्या कहना चाहता है कि इसके अंदर π/2 जुड़ा हुआ है? इसका मतलब ये है कि मतलब क्या है इसका?
इसका मतलब ये है कि वोल्टता जो है, वोल्टता में तो देखिए कुछ भी जुड़ा हुआ नहीं है, लेकिन साइन में पाई बाई, इसमें आई में पाई बाई 2 जुड़ गया, इसका मतलब धारा वोल्टता से आगे चल रही है। अरे पाई बाई 2 किसके अंदर जुड़ा है? साइन धारा के अंदर जुड़ा है ना, इसमें तो कुछ भी जुड़ा हुआ नहीं, इसका मतलब धारा जो है वो वोल्टता से पाई बटा 2 कोण आगे चलती है। यानी आप ये भी लिख सकते हो कि वोल्टता धारा से पाई बटा 2 पश्चगामी है। पश्चगामी समझ रहे हो? पश्चगामी का मतलब पीछे चलती है, पश्चगामी है। वोल्टता धारा से पाई बटा 2 पश्चगामी है। वोल्टता धारा से कितना? पाई बटा 2 पश्चगामी है। ये हो गया धारा का तात्क्षणिक मान का समीकरण। और ये क्या कहता है वो भी आपको बताया। इसे आप ऐसे भी लिख सकते हो कि धारा वोल्टता से पाई बटा 2 कोण आगे चल रही है। अब हम निकालेंगे कालांतर। क्या निकालेंगे? कालांतर या कलांतर। कैसे निकालेंगे? कलांतर के लिए मैंने आपको बताया पहले पार्ट में, वोल्टता की कला में से धारा की कला को घटा दो, धारा की कला को घटा दो। तो देखो वोल्टता की कला कितनी है? ओमेगा टी। धारा की कला ये है, साइन के गुणा में जो लिखा हुआ धारा की कला है, तो धारा की कला माइनस ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। घटाएंगे ओमेगा टी माइनस ओमेगा टी, और ये माइनस हो जाएगा क्योंकि ब्रैकेट खोलेगा ओमेगा टी। ओमेगा टी कैसे? ओमेगा टी खलास, बचा कितना? माइनस का पाई बाई 2, माइनस का पाई बाई 2। तो माइनस का पाई बाई 2, इसका मतलब ये जो मैं कहना चाहता था यही है, माइनस का पाई बाई 2 कि वोल्टता धारा से पाई बटा 2 कोण पीछे चलता है, या फिर धारा वोल्टता से पाई बटा 2 कोण आगे चलता है। इस तरीके से हमने पार्ट 3 का जो पहला पॉइंट है कि तात्क्षणिक मान का समीकरण और कलांतर क्या होता है, ये हमने पूरा कवर कर लिया है। इसके बाद में अपन फेजर ग्राफ, ग्राफी निरूपण, औसत शक्ति से, इन सभी के बारे में डिस्कस करेंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा ये आप मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और आपको और किस तरीके के प्रश्न का सॉल्यूशन बहुत सरल भाषा में जानना है वो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और अभी जिन्होंने पहली बार मेरा वीडियो देखा है वो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें, और इस वीडियो को लाइक करके जरूर जाएं, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। ठीक है दोस्तों, बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।